जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानाला में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की और इसी के कड़ी में आज की इस वीडियो में हम लोग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एजुकेशन पॉलिसी 1968, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, एनईपी 2020 और इसके अतिरिक्त जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स हैं और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये ईएमआरएस के सभी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग इसको बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए, एक मैराथन क्लास की तरह है, थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा लेकिन हम प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में सारी चीज़ें कवर हो जाएं, क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत कम है। एग्जामिनेशन के डेट फिक्स हो चुके हैं, तो इसलिए हम लोग जो है जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यही कह रहा है कि एनईपी 2020 जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसका मसौदा समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले वाले भी वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि के साहब हैं। के मतलब जो है कृष्णा स्वामी, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन। इसमें ज़्यादा कुछ समय ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो नई शिक्षा नीति 2020 वाली बनी है, 2020 की बनी हुई है, उसके जो है अध्यक्ष, उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष के कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन या डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन। जैसे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी बनी हुई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में, उसी प्रकार जो है ये जो नई एनईपी 2020 बनी है उसके लिए भी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एनसीएफ 2005, एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का प्रमुख सूत्र वाक्य क्या था? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का जो है प्रमुख सूत्र वाक्य, थीम कह सकते हैं, वो क्या था? पहला ऑप्शन दिया गया लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विथ बर्डन, लर्निंग विथ एप्स या लर्निंग विथ अंडरस्टैंडिंग। तो विथ बर्डन होगा नहीं, बर्डन क्यों देगा भाई? सरकार जो है बच्चों का बोझ जो है वैसे ही कम करने की कोशिश लगातार की जा रही है, बस्तों का बोझ जो होता है लगातार कम किया जा रहा है, तो बर्डन नहीं होगा। ऐप्स 2005 में ये बना था, तो उस समय इतने ज़्यादा एप्लीकेशन ओसन नहीं चलते थे, ये इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना इंटरनेट का यूज उस समय नहीं हो रहा था। लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग, ये तो बात सही है, लेकिन जो राइट आंसर था वो था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के अधिगम या पढ़ना। ये जो है 2005 का जो एनसीएफ बना था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसका प्रमुख सूत्र वाक्य यही था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है जिसको हम लोगों को नोट कर लेना चाहिए कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005, वही एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया। 8वीं अनुसूची में जो है वो भाषाएं दी गई, और इसमें कुल कितने भाषाएं दी गई हैं? 22 भाषाएं जो है दी गई हैं, जो देश की, अपने ही देश की सबकी भाषाएं हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, बंगला, ये सब पूरी भाषाएं उसमें अनुसूची 8वीं में दी गई है। तो जितनी भी भाषा वहाँ पे दी गई उन सब में जो है एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 का उद्धरण, उसकी जो उद्धरण, जो इंट्रोडक्शन है, वो शुरू होता है रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध है, सभ्यता और प्रगति से शुरुआत हुई है। जो एनसीएफ ये बना हुआ है 2005, इसकी शुरुआत होती है सभ्यता और प्रगति से। रविंद्रनाथ टैगोर जी को आप लोग जानते होंगे, इनको गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने जो है शांति निकेतन की स्थापना की है, जो अब विश्वविद्यालय बन चुका है, विश्व भारती विश्वविद्यालय बन चुका है। चलिए ठीक है, उसके बारे में आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा बाद में। अब यहाँ पे और जो है एनसीएफ 2005 में जो थी, किसने किसकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 बना था? उस समय थे प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को तैयार किया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 1993 में संशोधित किया गया 1986 का, जो 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज था, उसमें क्या सुझाव दिया गया? शिक्षा नीति के तीन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वैसे तीन जो है पॉलिसी जो है एजुकेशन से रिलेटेड बन चुकी है, बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी बन चुकी है। सबसे पहले बनी थी 1968 में बनी थी, फिर 1986 में बनी थी, और सबसे रिसेंट वाली है 2020 वाली, 2020 वाली है। तो 2020 वाली जो बनी हुई है वो है सबसे रीसेंट है, सबसे नई है। ये कह रहा है कि जो 1986 में बनी थी उसको 1992 में संशोधन किया गया था। जो 1986 वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, उन्हें 1992 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन में क्या सुझाव दिए गए थे? इस संशोधन में दिया गया था दूरस्थ शिक्षा के बहुमाध्यमों यानी मल्टीमीडिया का प्रयोग, डिग्रियों को रोजगार से जोड़ना, NAICTE को ख़त्म करना, केवल डिग्रियों के अनुसंधान पर ध्यान देना।
तो जो राइट आंसर है वो है दूरस्थ शिक्षा के बहुमाध्यमों मतलब मल्टीमीडिया का प्रयोग करना। ये जो 1986 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जब इसे 1992 में संशोधन किया गया तो सबसे महत्वपूर्ण जो सुझाव दिया गया था वो यही था कि दूरस्थ शिक्षा के बहुमाध्यमों का प्रयोग का सुझाव दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं एनईपी 2020। एनईपी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे प्रौढ़ शिक्षक या प्रौढ़ शिक्षा ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है? एनसीटीई को दी गई है, एनसीईआरटी को दी गई है, एमएचआरडी को दी गई है, एनआईईपी पीए को दी गई है? किसको दी गई है? तो जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020-20 बनी है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी हुई है, इसमें जो है प्रौढ़ शिक्षा के लिए जिम्मेदारी किसको विकसित करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नहीं इसको नहीं दी गई है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी को दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को दी गई है या फिर एनआईईपीए को दी गई है? तो राइट आंसर है एनसीईआरटी को ही ये जिम्मेदारी दी गई है। एनईपी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा के ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग अर्थात एनसीईआरटी को दिया गया है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, में से तक शैक्षणिक बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज पेडागोजिकल शिफ्ट फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक है। तो हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। रचनात्मक से व्यवहारवाद तक दिया गया है, मतलब रचनावाद से व्यवहारवाद के लिए इसमें कहा गया है। रटन अधिगम से संकलनात्मक समझ की कही गई है। पूछताछ आधारित शिक्षा प्रयोग और अभ्यास दिया गया है। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का आकलन दिया गया। तो राइट आंसर ये है कि रटन भाई जो रटन विद्यार्थी उसको हटा दिया कि भाई रट रट के जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, ये छोटा आ से अनार, बड़ा से आम, वो सब वाला खत्म कर दिया गया। इसमें ये कहा गया कि सबसे पूछे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी हुई है उसने कहा कि जो ये जो रटन अधिगम है यानी जो होता रोट लर्निंग है, इसको आप चेंज करिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। बच्चों को कंसेप्ट समझ में आए, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, इस तरह का बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया। तो आपका राइट आंसर यही है, रटन अधिगम से इसको संकलनात्मक समझ पे जो है ये इसमें बदलाव किया गया। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एनईपी 2020 में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जिसको नैक कहते हैं, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल स्थापित करने का प्रस्ताव है। नैक का नाम क्या है? नैक का नाम इसमें पूछा जा रहा है। वो जो मूल्यांकन करेंगी, एक्रीडेशन करेंगी, उसका क्या नाम है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं, ये तो सिर्फ परीक्षा कराती है। परख है राइट आंसर। हम इससे पहले भी परख के बारे में पढ़ चुके हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नहीं, नैक टेस्ट, अरे टेस्ट नहीं है भाई। ये जो मूल्यांकन की पद्धति ये विकसित किए हैं, जो मूल्यांकन किया जाएगा नैक द्वारा, उसका नाम है परख। और परख का पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये परख का पूरा फुल फॉर्म है और यही इसका राइट आंसर है कि एनईपी 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। नैक का नाम क्या रखा गया है? ये नाम है परख है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एनईपी 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या था? अब 1986 वाला पूछा जा रहा है। सार्वभौमिक पहुंच, पीछे आते हैं, सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक प्रतिधारणा या सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। तो जो एनईपी 1986 वाली बनी थी उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सार्वभौमिक पहुंच और सबका नामांकन। पहुंच का मतलब, सार्वभौमिक पहुंच मतलब होता है यूनिवर्सल हो जाए, सबके लिए हो जाए, सबकी पहुंच हो जाए। तो जो 1986 वाली एनईपी बनी थी उसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य उद्देश्य उसका यही था कि शिक्षा सबके पास पहुंच जाए, यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए, सार्वभौमिकरण हो जाए शिक्षा का। और फिर दूसरा था कि नामांकन हो, भाई पहुंच तो जाएगी लेकिन उनका नामांकन भी तो कराना, उनका जो है एनरोलमेंट भी तो स्कूलों में कराना है। तो यही इसका उद्देश्य था जो 1986 वाला बना था। फिर अगले पे आते हैं। अगले पे आ गया कि एनईपी 2020 अनुशंसा करता है कि सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए फंड का नाम क्या होगा? ट्रांसजेंडर के लिए एक फंड बनाई गई है। मेल फीमेल स्टूडेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन अब
क्या कि समय से धीरे धीरे बदल रहा है, तो ट्रांसजेंडर के लिए भी, इनके एजुकेशन के लिए भी समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक फंड बनाया गया। उस फंड का क्या नाम है? जेंडर प्रमोशन फंड, लिंग शिक्षा कोष या लिंग समावेशन कोष या लिंग रोजगार कोष। तो राइट आंसर है ये जो जेंडर समावेशन कोष बनाया गया है इनके लिए। जेंडर किसके लिए? ट्रांसजेंडर के लिए बनाया गया है। लिंग समावेशन कोष गठित किया गया है, बनाया गया है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एनईपी 2020 एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन। ये कह रहा है कि स्कूल एजुकेशन में किस साल के बच्चों को शामिल किया गया है? 16 से 18 साल, अरे नहीं बहुत बड़े हो जाएंगे, 3 से 18 साल, 6 से 19 साल या 5 से 18 साल। तो राइट आंसर आपका हो गया 3 से लेकर 18 साल के बच्चों को किस में शामिल किया गया है? इसको स्कूल शिक्षा में शामिल किया गया है, क्योंकि वो चेंज हो गया ना, जो 10+2+3 वाला जो पैटर्न था वो चेंज होके हो गया 5+3+3+4 का पैटर्न चालू हो गया। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 3 से लेकर 18 साल के बच्चों को किस में कवर किया गया? स्कूल एजुकेशन में कवर किया गया। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एनईपी 2020 के तहत निम्न में से कौन शिक्षार्थियों के समग्र विकास की दिशा में एक चरण नहीं है? चरण नहीं है, इसको जो है अंडरलाइन पहले करिए, नहीं है। अब देख लेते हैं, रटने की संस्कृति को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। अरे भाई कौन सी पॉलिसी है जो रटने की जो है संस्कृति को बढ़ावा देगी? रटने वाली विद्या तो कोई मानता ही नहीं भाई, कोई भी पॉलिसी हो। एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों को रटने थोड़ी ना सिखाया जाएगा। तो आपका यही, हमें नहीं सोचना ना भाई कि नहीं कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है भाई, यही राइट आंसर आपका होगा। बाकी आप पढ़ लीजिए, शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा बल्कि चरित्र निर्माण करना होगा। हाँ क्यों नहीं भाई, चरित्र निर्माण नहीं होगा तो फिर पढ़ाई से क्या मतलब? महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम और अध्यापन के सभी पहलुओं को फिर से उन्मुख किया जाएगा और नया रूप दिया जाएगा। हाँ ये भी सही है। एकीकरण और निगमन के लिए सभी क्षेत्रों में कौशल और मूल्यों के विशिष्ट समूहों को पहचान की जाएगी। हाँ ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है रटन वाला भाई। इस समय अब रटने उठने का समय गया। तो एनईपी 2020 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों के समग्र विकास की दिशा में एक चरण नहीं है? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर अगले आते हैं एनईपी में राष्ट्रीय आकलन केंद्र, यानी वही नैक वाला ना, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, वही परख है। परख का उद्देश्य क्या है? परख का क्या मतलब? परखना, परखना, परख का क्या मतलब होता है? परखना। प्रश्न पत्र बनाना नहीं भाई, प्रश्न पत्र तो स्कूल वाले और जो होता है एनसीईआरटी और जो सीबीएसई वाले बनाएंगे, ये क्यों बनाएंगे? परीक्षा आयोजित कराना, परीक्षा आयोजित कराना सीबीएसई का काम है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या एंट्रेंस एग्जाम में होगा तो उसमें को उसको एनटीए कराएगी। उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र एजेंसी, ये भी प्रश्न पत्र बनाना परख का मतलब होता ही नहीं। ये मानदंड बनाएगी, मानक बनाएगी और दिशा निर्देश निर्धारित करेगी। राइट आंसर यही है। एक शैक्षिक साइट है। अरे भाई साइट वाइट क्या होता है? ये जो नेशनल आकलन केंद्र है जिसका नाम परख किया गया, परख का काम है क्या करना? अभी परखना, टीचर को परखना, स्टूडेंट को परखना, और परखने के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, ग्रेडिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, मार्किंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो ये काम परख किया जाएगा, यानी स्टैंडर्ड मानदंड बनाएगी, मानक बनाएगी और दिशा निर्देश निर्धारित करने का काम किसको दिया गया? परख को दिया गया है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? हम पहले पढ़ चुके हैं कि 3 शिक्षा नीति देश में बन चुकी है, राष्ट्रीय स्तर पर बन चुकी है। पहली वाली कब बनी थी? 1968 में बनी थी, 1958 में, 86 में और 2020 में बनी थी। तो पहली वाली बनी थी 1968 में, दूसरी वाली 1986 में और तीसरी वाली 2020 में बनी थी। फिर 13वें क्वेश्चन पे आ जाइए कि भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? उस समय किसकी सरकार थी 1968 में? 1968 में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की थी, जवाहरलाल नेहरू की थी, राजीव गांधी की थी या लाल बहादुर शास्त्री की थी? तो राइट आंसर हो गया, ये जो पहली शिक्षा नीति बनी थी देश में, उस समय जो है इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ही पहली जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। ये हो सकता है जैसे पास में दे देगा तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन अगर अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछेगा तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, 1968 में पहली शिक्षा नीति बनी और उस समय जो पीएम थी जिनके उसमें बना था वो थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में दूसरी, हमने बता दिया ना दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? 1986 में बनी थी, तो ज़्यादा समय इसमें वेस्ट ना करिए। 86 में बनी थी और 1992 में इसमें संशोधन किया गया था, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। फिर भारतीय में नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की घोषणा कितने वर्ष बाद हुई? अरे भाई 20 में बनी, तो ये कब? 86 से लेके 20 के बीच में कितने वर्ष का अंतर हो गया भाई? 86 लेके ये हो गया आपका 34 वर्ष, 34 वर्ष बाद जो है बनाया गया।
तो 34 वर्ष बाद जो है इसमें जो है नई शिक्षा नीति, जो पुरानी दूसरी वाली और तीसरी वाली के बीच में 34 वर्ष का समय का अंतर है। फिर आ जाइए, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली। ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट के जाइएगा। ये जो कैबिनेट की मंजूरी मिली थी 19 जुलाई 2020 को। जो नई एनईपी है, नई एनईपी 2020 है, उसको कब कैबिनेट की मंजूरी मिली है, वो मिली 29 जुलाई 2020 को। फिर आ जाइए कि भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे क्या हो चुके हैं, कौन है। रमेश पोखरियाल निशंक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये पहले शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन शिक्षा मंत्रालय उस समय नहीं था, उस समय क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था। जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी उससे पहले यही होता था। शिक्षा मंत्रालय कोई मंत्रालय देश में नहीं था इससे पहले, 2020 से पहले। उससे पहले क्या था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था, वही शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाता था। तो अबुल कलाम आज़ाद तो भारत देश के जो है, आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन शिक्षा मंत्रालय 2020 के बाद बना है, तो इसके पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। बाकी सब कुछ जो है ये धर्मेंद्र प्रधान तो अभी अब वर्तमान में हैं, और पीएम साहब ये तो पहले पीएम है, जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री यही हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 या 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत रुपया खर्च किया जाएगा, शिक्षा पे, एजुकेशन पे। अब बताइए इस समय कितना खर्च हो रहा है। इस समय लगभग जो होता है एजुकेशन पे जीडीपी का लगभग 4-4.5% जो होता है, लगभग 4.4% जो है, जो देश की पूरी जीडीपी है। कितनी जीडीपी है, $4 ट्रिलियन पहुंचने वाला है। $4 ट्रिलियन जो है देश की जीडीपी। अभी पहुंचा नहीं, एक दिन चला था जब वर्ल्ड कप इंडिया का हो रहा था, तो उसी दिन एक जो है फेक न्यूज़ चली थी कि जो होता है भारत में जो होता है $4 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी देश की बन गई है, बन गई है $4 ट्रिलियन की। तो हमारे ऊपर इससे उस समय कौन बचता था, वही अमेरिका है, चीन है, और एक और कोई कंट्री है, उसके बाद चौथे नंबर पे हम लोग आ रहे हैं। तो $4 ट्रिलियन की जो है बन रही है, सरकार का लक्ष्य काफ़ी बड़ा है उसको हासिल करने का। तो $4 ट्रिलियन में जो है जीडीपी है। अब इसमें से आप देख लीजिए, इसमें से 6% खर्च करना है, तो इसी में से आप $4 ट्रिलियन में 6% ही खर्च कर दो ना भाई, तो देश में एजुकेशन की जो व्यवस्था है, जो शिक्षा है, जो स्कूलों की स्थिति है, वो काफ़ी सुधार हो जाएगा। अभी हम लोग लगभग जो होता है 4.4% जीडीपी का खर्च कर रहे हैं। और जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब होता है कुल, घरेलू मतलब होता है घर के अंदर, मतलब देश की सीमा के अंदर जितने भी सर्विस बन रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन सब का मूल्य निकाल लीजिए। मान लीजिए एक वर्ष में जितना भी मूल्य हो रहा है, जितने भी प्रोडक्ट या जितने भी वस्तुएं बन रही हैं, जितने भी सेवाएं उत्पादित हो रही हैं एक वर्ष में उस देश की सीमा के अंदर, वही उस देश की सकल घरेलू उत्पाद होती है। तो भारत का जितना भी जीडीपी है उसका 6% जो है खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। किस पे खर्च होगा, एजुकेशन पे खर्च होगा, शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। अमेरिका और चाइना वाइना को ले लो तो ये काफ़ी रुपया खर्च कर रहे हैं, 15 से 20% जो है ये अपना एजुकेशन का जीडीपी का जो है खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे। हम लोग अभी सिर्फ 6% खर्च कर रहे हैं, ये भी कम है अभी। और शिक्षा पे तो सबसे ज़्यादा खर्च होना चाहिए भाई, इधर उधर की चीज़ों में खर्च करने से बढ़िया है कि शिक्षा पे खर्च हो। चलिए ठीक है, हमें उससे ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाना है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 बनी हुई है उसमें जीडीपी का 6% जो होता है एजुकेशन पे खर्च करने का, उसमें जो है प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी। 5वीं कक्षा तक भाषा, किस भाषा में एजुकेशन दी जाएगी, हिंदी में, अंग्रेजी में, मातृभाषा में या संस्कृत में। जाहिर सी बात है कि इसमें यह कहा गया कि 5वीं तक बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ने दीजिए। मातृभाषा में जो भी उनकी मदर टंग है उसी में पढ़ने दीजिए। भोजपुरी है भोजपुरी में पढ़ाओ, हिंदी है हिंदी में पढ़ाओ, अंग्रेजी में पढ़ाओ, बंगाली है बंगाली में पढ़ाओ, गुजराती है गुजराती में पढ़ाओ, कोई रोक टोक नहीं है। 5 तक मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाए। उसके बाद फिर जो है आपको हिंदी, अंग्रेजी और जो भी लेना है, एक रीजनल लैंग्वेज, 3 जो भाषा का जो है वो फार्मूला आ गया है, तो वो सिस्टम लागू हो जाए। लेकिन 5वीं तक जो है बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा देने के लिए इसमें कहा गया है नीति 2020 में। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नई शिक्षा नीति जो है 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। किस वर्ष तक 3 से लेकर 18 आयु वर्ग के
प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। 2030 तक, 40 तक, 25 तक या फिर 50 तक। 50 बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, और 25 क्या, 25 तो आ ही गया, इतने जल्दी कहाँ हो पाएगा। 40 भी नहीं, राइट आंसर हो जाएगा 2030। इसमें जो NEP 2020 वाले में लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक हम 3 से लेकर 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा प्रदान की जाएगी। 2030 का इसका लक्ष्य रखा गया है। फिर एक और क्वेश्चन ये है कि किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब पूरा सबका इस आयु ग्रुप में, स्कूली शिक्षा वाले वही आते हैं ना भाई, 3 से लेकर 18 वर्ष वाले बच्चे, तो 3 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को सबका 100% जो होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो जाए, वो कब तक का रखा गया के साथ माध्यमिक स्तर तक, इसके साथ ही माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। 30 तक, 40 तक, 25 तक या 50 तक। तो राइट आंसर इसमें भी 30 तक रखा गया है। एजुकेशन फॉर ऑल का जो टारगेट रखा गया है 2030 तक है। फिर अगले पे आते हैं कि मेडिकल और लॉ एजुकेशन को अगर छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया है। मेडिकल के लिए तो भाई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो होता है एम्स होती हैं या फिर जो मेडिकल की पढ़ाई होती है उसके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देख रही है। लॉ कमीशन के लिए जो होता है लॉ एजुकेशन के लिए अपना बार काउंसिल हो गया, या फिर बाकी और जो संस्था है, इन दोनों संस्थाओं को छोड़ दिया जाए, मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल बॉडी, एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा। HECI का, NPCI का या फिर UGC का। UGC तो पहले से बन चुकी है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पहले से ही बन चुकी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पहले से बन चुकी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो HECI है, इसका पूरा फुल फॉर्म है क्या है, हायर एजुकेशन। H से हायर, E से एजुकेशन, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये हायर एजुकेशन के लिए एक संस्था बनाई गई है, एक आयोग बनाया गया है, इसका नाम यही है हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, या इसको शॉर्ट में HECI कहते हैं। फिर आ जाए कि स्कूल पाठ्यक्रम 10+2 पैटर्न को अब चेंज कर दिया गया है, 2020 वाले में चेंज हो गया है। 10+2 पहले चलता था, अब उसके जगह पे क्या आ गया, 10+2+3, अरे नहीं ये तो पुराना वाला है, 5+3+3+4, 5, 2+2+4, 10, 2+3+4। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 5+3+3+4 का। ये जो 10+2 का पैटर्न था वह 20 वाले में इसको चेंज करके 5+3+3+4 पैटर्न को लागू कर दिया गया है। फिर आ जाइए कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किया जाएगा, क्लास 1 से, अरे नहीं वोकेशनल कोर्स 1 से क्यों शुरू होगा, 5 से, 6 से या 10 से। 10 से बहुत लेट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 6 से। जो नई शिक्षा नीति 2020 की है उसके अनुसार वोकेशनल कोर्स की शुरुआत हो जाएगी, कक्षा 6 से शुरुआत हो जाएगी। फिर देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी। शोध और अनुसंधान, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संगठन बनेगी, नेशनल रिसर्च काउंसिल बनेगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा, CSIR पहले से बन चुका है, ऑल इंडिया रिसर्च स्कूल ये है नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगी। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। फिर आ जाइए कि किसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम, जिसको शॉर्ट में NETF कहते हैं, बनाया जा रहा है, किसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। जो ये कि फोरम बनाया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम, NETF, इसको बनाया गया, इसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। किस लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है, ई पाठ्यक्रम के लिए, रिसर्च के लिए, टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल के लिए, या सभी के लिए। तो राइट आंसर है ई पाठ्यक्रम बनाने के लिए NETF का गठन किया गया। और ये जो वर्चुअल लैब विकसित क्या कर रही है, न्यू मतलब इंटरनेट से रिलेटेड ऑनलाइन पाठ्यक्रम को तैयार कर रही है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया, 25, 30, 35 या फिर 40। तो राइट आंसर हो गया 2025। इन सबको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका PDF तो मैं दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा और इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। लेकिन आप लोग जो है इसको जो है
आप लोग जो है रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1988 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था? 1988 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ था? 1987 और 88 में शुरू किया गया था, इसी वर्ष ये लागू हुआ था। फिर राष्ट्रीय NCTE राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कब बना था? 1995 में बना था। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाइए कि इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय है। तो ओपन यूनिवर्सिटी जो ये बनी हुई है इंदिरा गांधी, ये कब बनी थी? 1985 में बनी थी। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राइट आंसर हो गया। फिर आ जाइए अगले क्वेश्चन पे कि किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? जो 1986 वाली थी उसी में जो है 1992 में संशोधन किया गया था। तो दूसरी शिक्षा नीति थी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया? तो 3 स्तर में बांटा गया। राइट आंसर यही है। फिर आ जाइए कि नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? तो ये है कैब, CAB। कैब का पूरा मतलब है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सशक्तिकरण की अनुशंसा किसमें की गई है? नई शिक्षा नीति 2020 में। फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। और जो इस साल की 2023 वाली थी, उसकी थीम क्या थी? टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। ये थीम है, आप लोग थीम भी याद कर लीजिए, यही 2 चीज़ पूछ सकती है। फिर आ जाइए विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 15 अक्टूबर को जो है 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस यानी जो था वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता 15 अक्टूबर को। और जो 2023 वाली इस साल की थी, उसकी थीम क्या थी? फेल। उसकी थीम थी फेल। फेल का मतलब हो गया फेल स्टैंड फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग मतलब फेल। यही जो है इस साल की थीम थी। और ये कब मनाया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती 15 अक्टूबर को पड़ती है। और उसी दिन 15 अक्टूबर को उन्हीं की याद में विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आज का पूरा वीडियो रहा। इसका PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं और ना ही इस पर कोई ऐड चलता है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट आता है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग भी हम लोगों का सहयोग करिए, जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके।